अस्सलाम वालेकुम, दिस इज निसार बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जापान के हवाले से। जापान का वीज़ा इशू कुछ रिसेंट डेज के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गया है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। बहुत सारे पाकिस्तानी जो है अप्लाई कर रहे हैं और माशाल्लाह जो अभी तक मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा वीज़ा इशू स्पाइक कर गया है व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग फॉर जापान फ्रॉम पाकिस्तान। पहले कोविड से पहले जो है जापान में एक ये प्रॉब्लम थी कि पहले जो है आप सिंपली अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप अभी अप्लाई कर सकते हो वैसे आप कोविड से पहले जो है अप्लाई नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। वो रिस्ट्रिक्शन ये थी कि पहले आपको अगर जापान जाना है तो जापान जाने के लिए पहले आपको इन्विटेशन लेटर मंगवाना पड़ता था जापान में किसी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स है या कोई आपकी जान पहचान के लोग हैं और अगर आपको जापान जाना है तो पहले आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे इन्विटेशन लेटर मंगवाएंगे, वो अगर आपको स्पॉन्सर करेंगे, इन्वाइट करेंगे, तब यहाँ से जापान एम्बेसी जो है आपके वीजा को प्रोसेस करेगी। लेकिन रिसेंट डेज के अंदर उन्होंने ये वाली पूरी जो है इन्विटेशन वाली पॉलिसी को चेंज कर दिया है और उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि अब अगर पाकिस्तानियों को जापान जाना है और जापान जाना चाहते हैं वो तो उन्हें इन्विटेशन लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सिंपली पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान एम्बेसी यानी इस्लामाबाद और कराची एम्बेसी के थ्रू अपने केस को प्रोसेस करवा सकते हैं और वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वीज़ा जो एप्लीकेशन है वो इंतहाई आसान है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इसकी वीज़ा की फीस नहीं है। चेरी ऑन टॉप तो यही बात है कि आप जो है कोई आपकी फीस नहीं है। सिंपली अगर आपको जापान जाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना ही है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह की जो फाइल है यानी डॉक्यूमेंट की जो कंपाइलेशन है, प्रॉपर जो चेकलिस्ट है उसको फुलफिल करके प्रॉपर फाइल बना के सबमिट करानी है। अच्छा, जब से ये वाली पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो, क्योंकि डेस्परेशन इतनी है कि पाकिस्तान से बाहर जाने की डेस्परेशन इतनी है कि लोगों को जहाँ मौका मिलता है लोग अप्लाई करना धड़धड़ स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे वो कराची एम्बेसी हो, लोग अंधाधुन जाके जो है अपनी सिर्फ फाइल्स वगैरह जमा करवा रहे। तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्डेंस और बहुत ज़्यादा एक मिसचीफ और बहुत ज़्यादा जो है बदनज़मी पैदा हो रही थी। तो इसके लिए फिर जो है जापान एम्बेसी ने कराची और इस्लामाबाद दोनों एम्बेसीज के अंदर उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई कि अब जो 100 लोग पहले आके अपने केस को सबमिट करा देंगे हम उनकी जो है फाइल को सबमिट कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा बदनज़मी हो रही थी जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों को भी कैटर नहीं कर सके। तो उन्होंने इसके बाद ये सोल्यूशन निकाला कि उन्होंने पूरे वीज़ा के प्रोसेस को वीएफएस को आउटसोर्स कर दिया। अब करना ये है उन्होंने इस बदनज़मी से बचने के लिए उन्होंने कर ये दिया कि उन्होंने सारे मामला जो है वीएफएस के हैंड ओवर कर दिया। वीएफएस जो है सारे वीज़ा की प्रोसेसिंग के मामला को देखता है। सिंपली अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जो है जो भी चेकलिस्ट आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, मैं फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वो फॉर्म भी देखें और उसके अंदर जो चेकलिस्ट है उस सबको फुलफिल करके वो सारे डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के बाद एक फाइल बनाएंगे। फाइल आप लेके जाएंगे वीएफएस ऑफिस में, वो फाइल सबमिट करेगी। सिर्फ जो फी है, जो आपको फी देनी है वो है अपना वीएफएस की फी। वीज़ा की कोई फीस नहीं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को कंपाइल करके वीएफएस के पास लेके जाएंगे तो सिर्फ वीएफएस की जो वीज़ा प्रोसेसिंग की फी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज जापान एम्बेसी के अंदर आपको वीज़ा की कोई फी सबमिट नहीं कराना। और जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है 5 से 6-8 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। लग गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा तो वो एक रिजेक्शन टेस्ट का छोटा सा स्टैम्प होता है वो आपके जो है पासपोर्ट के ऊपर लगा देते हैं, जिसके बाद जो है आप पता चल जाता है कि आपका केस की क्या स्टेटस है, आपको वीज़ा मिला है या नहीं मिला। सिंपली अगर आप रिजेक्ट हो गए तो कोई मसले की बात नहीं, आप दोबारा अप्लाई करें। हो सकता है आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपका रिजेक्ट हो गया हो, और अगर आपका लग गया है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, डॉक्यूमेंट किन किन चीज़ों की जरूरत है? अगर आप बिजनेस करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो उसमें आपको जो है आपके टैक्स रिटर्न होना चाहिए, आपका एनटीएन होना चाहिए, आपके बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कम से कम 6 महीने की, और उसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका विजिटिंग कार्ड, आपका लेटर है, जितनी भी चीज़ें रेलिवेंट चीज़ें हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड आप जो है वो सारी कंपाइल करें, फाइल बनाएं और देन उसके बाद आप सबमिट कराएं तो आपकी जो वीज़ा की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप जो है 78% के अंदर सिर्फ आपको जो है बैंक बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सबको हटा के बाकी आपको तकरीबन वो सारी चीज़ें होंगी जिसके अंदर आपकी पे स्लिप होगी, कंपनी का लेटर होगा, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वो सारे लेटर होंगे, बाकी आपकी जितने भी आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपकी पासपोर्ट और ट्रैवल हिस्ट्री अगर है वो सारी चीज़ें जो है आप उसके अंदर मेंटेन करके रहने, अगर आप उनको प्रोजेक्ट करेंगे, शो करेंगे तो आपकी वीज़ा की चार्जेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कर लेते हैं कि वहाँ पहुँच के जो है विजिट वीज़ा पे जाते हैं, यानी अगर वो पाकिस्तान बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो वहाँ जापान जाके 2 से 3 महीने की वीज़ा के ऊपर जाके वहाँ पे किसी भी डिफरेंट वहाँ पे जॉब अप्लाई करके वहाँ पे जॉब सिक्योर कर लेते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं। तो उस केस के अंदर आपको ये करना पड़ता है कि अगर आप जापान विजिट वीज़ा पे गए और आपने वहाँ पे कोई जॉब सिक्योर कर लिया है तो आपको जो है
उस एम्प्लॉयर, अगर आप उसने जॉब दी थी तो उस एम्प्लॉयर को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि यार मुझे आप इनवाइट करो, मुझे आप इन्विटेशन लेटर दो, मुझे आप स्पॉन्सरशिप पे बुलाओ, सो देन मैं जो है दोबारा पाकिस्तान जाके आऊँगा। अदरवाइज आप जो है मतलब जैसे दुबई में होता है ना कि आप वहाँ पे अगर विजिट वीज़ा पे गए और आपका जो है जॉब लगी तो आप वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप विजिट वीज़ा पे गए और आपने वहाँ पे जॉब सिक्योर कर लिया है तो सबसे पहले आपको वहाँ से दोबारा एग्जिट करना पड़ेगा पाकिस्तान, और देन अलॉन्ग विद इन्विटेशन लेटर, मतलब अगर आपकी जॉब लग गई है तो वो इन्विटेशन लेटर आप साथ लेकर आएंगे। देन उसके बाद एग्जिट लगवाकर उन्हीं डॉक्यूमेंट के बिहाफ के ऊपर आपने नए वीज़ा को प्रोसेस कराएंगे जो आपका वर्किंग वीज़ा होगा जापान का। देन उसके ऊपर जो है आप जा सकते हैं जापान और इजीली जो है वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो लोग होते हैं जिनके पास बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, उनके लिए क्या मामला है? उनके लिए ये मामला है अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है तो उसके अंदर आपको अगर वीज़ा की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको उनके जितने भी डॉक्यूमेंट है, यानी जो चेकलिस्ट है उसमें जो सिंगल डॉक्यूमेंट है उन सबको आपको अरेंज करना पड़ेगा। प्लस आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें अराउंड 3 से 4 मिलियन होने चाहिए, कम से कम भी मिनिमम भी 1.5 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक तो उसमें रकम होनी चाहिए। सो देन आप मतलब आपकी जो है जो वीज़ा प्रोफाइल है यानी आपका जो केस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्लस जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपके पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, आपके CNIC, आपकी जो है पासपोर्ट, आपकी जो है ट्रैवल आइटनरी, जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रैवल आइटनरी हो गया, प्लस और जो है डमी टिकट हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गई, ये सारी चीज़ें, ये सब बिजनेस अगर आप बिजनेस करते हैं विजिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, मतलब जो भी जाना चाहते हैं उन सब में ये सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट को फुलफिल करें और अपनी बैंक स्टेटमेंट को सॉलिड करें। देन उसके बिहाफ के ऊपर आप अपने जितना केस को अपने सॉलिडिफाई कर सकते हैं, जितना मजबूत कर सकते हैं, देन उसके बाद जो है आप वो केस को जमा मतलब आप सबमिट करें, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को फाइल अप करें। फाइल अप करने के बाद आप वेफिस दें, वेफिस में सबमिट कराएं। सबमिशन के बाद इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी आपके डॉक्यूमेंट जब सबमिट कराने के बाद जो आपकी वीज़ा की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई होप कि मैंने इसके तकरीबन सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया है व्हेन इट कम्स टू लाइक अप्लाइंग फॉर जापान वीज़ा। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई भी क्वेरीज हो, आप जो है कमेंट में बताएं, मैं उसको रिजॉल्व करने की और एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।